चैनल मेडिकल नर्सेस। सब आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमने पेपर को लास्ट टाइम है जो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आरआरबी का जो पेपर सॉल्व किया था, आरआरबी के मोर देन 10 से ज़्यादा पेपर्स हैं जो अवेलेबल हो चुके हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हाफ बस ऐड किए गए हैं। बहुत जल्दी आपको विद इन 1 वीक और 10 डेज़ में आरआरबी की बुक भी है जो आ जाएगी, जो कि इस बुक के कंपेयर में बहुत ही चीप प्राइस पे होगी और आपको बुक है जो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी की जाएगी। तो यहाँ पर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2nd रहने वाला है। तो यहाँ पे चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ, जो भी लोग रेलवे के पेपर्स पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और मेरी आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो आरआरबी की बुक आने वाली है आपको विद इन 10 डेज़ और 12 डेज़ में आपको बुक है जो अवेलेबल हो जाएगी। जब तक आप लोग चैनल से तैयारी कर सकते हैं। जो एक और बुक आई है आप उसके पेपर्स भी लगा सकते हैं, जिसमें आपके मोर देन 60,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और कल रक्षाबंधन तक बुक में बम्पर ऑफर आने वाला है आज से ही, तो आप उस ऑफर का मज़ा है जो ज़रूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 2nd के क्वेश्चन है, आई थिंक हमने 40+ क्वेश्चन बस है जो सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 45 क्वेश्चन से कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, इनर मोस्ट लेयर है जो हार्ट की कौन सी है? एंडोकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम या फिर मायोकार्डियम। हार्ट की है जो कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर की बात की गई। ये 3 लेयर होती हैं जनरली, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे पूछिए इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर लेयर कौन सी होती है? थिन और इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम। कौन सी होती है? थिन और इनर लेयर है जो कौन सी होती है? वो होती है एंडोकार्डियम। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एंडोकार्डियम। यदि आपसे सबसे बाहर की पूंछ है तो वो क्या कहलाती है? एपिकार्डियम। क्या है? एपिकार्डियम सबसे आउटर लेयर है, याद रखें। सबसे आउटर क्या है? एपिकार्डियम। फिर आता है मायो, मतलब कि मिडिल। क्या है? मायो मतलब कि मिडिल, मस्कुलर लेयर है, जिसको आप मस्कुलर के नाम से भी याद रख सकते हैं, मस्कुलर है। इनर मोस्ट कौन सी है? एंडोकार्डियम। याद रखना है तीनों लेयर्स के नाम। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या टर्म यूज किया जाएगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कौन सा टर्म यहाँ पे यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो जो टर्म यूज होगा वो कहलाएगा पावर। क्या होगा? पावर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, आपकी साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। तो सिस्टमिक इवैल्यूएशन है किसका? बिहेवियर का, इमोशन का, कॉग्निटिव फंक्शन का। तो उसको क्या कहेंगे आप? हिस्ट्री कलेक्ट करना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, प्रोसेस रिकॉर्डिंग या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सिस्टमिक इवैल्यूएशन यदि आपके बिहेवियर का किया जाना है, आपके इमोशंस का किया जाना है, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर, तो ये आपका कहलाएगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, आप कहना है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। हिस्ट्री में आपके मेंटल स्टेटस को यहाँ पे पूरे तरीके से चेक किया जा रहा है, तो आपकी हिस्ट्री भी नहीं होगी, आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करना कहलाएगा। क्या होगा? MSE। एक और होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज, आई होप कि आपने रेलवे का जो सिलेबस देख लिया हो, सेम एज प्रीवियस की तरह है, जैसे 2019 में सिलेबस था, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। आई होप सो कि पैटर्न भी वही फॉलो हो एग्जाम में, तो और मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन में है आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ICP कब बढ़ता है? यहाँ पर कहा है कि एक रीज़न नहीं है ICP बढ़ने का, बाकी सब रीज़न है। सब आर्किनॉइड हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, वायरल इंसेफेलाइटिस या फिर माइग्रेन हेडेक। यदि ब्लीडिंग वगैरह का केस होता है तो बिल्कुल बढ़ेगा।
ब्रेन ट्यूमर है तो भी बढ़ेगा, इंसेफ्लाइटिस में भी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तब भी बढ़ेगा आईसीपी, हेड इंजरी होगी तब भी बढ़ सकता है। लेकिन माइग्रेन हेडेक में आईसीपी का बढ़ने का कनेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन डायरेक्ट कॉमन रीजन है जो आईसीपी बढ़ने का नहीं होगा माइग्रेन हेडेक में। इसमें माइग्रेन हेडेक में कॉमन कॉज है जो क्या होगा, आईसीपी बढ़ने का नहीं होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का। अब यदि आईसीपी बढ़ता है तो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे भी मेडिकेशन यूज़ की जाती है। आईसीपी कब बढ़ेगा, जब सीएसएफ के लेवल में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा तब दी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर मैनिटॉल। क्या दिया जाएगा, मैनिटॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इज। तो ओवर ग्रोथ है जो बोन और सॉफ्ट टिश्यू में देखने को मिलेगी वो क्या होगी, कुशिंग सिंड्रोम, ग्वाइटर, टिटेनी या फिर एक्रोमेगाली। एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिए कि यदि आपको रेलवे का पेपर एक दिन में 2 शिफ्ट में लेट से कि पेपर होता है, 3 शिफ्ट में होता है, 2 दिन तक पेपर चलेगा, अभी एग्जाम डेट आपकी कंफर्म नहीं हुई है, तो मैं बता दूं कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 49 में बताया गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कुशिंग सिंड्रोम, ग्वाइटर, टिटेनी, एक्रोमेगाली। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में सेम सीक्वेंस पर इस तरीके का क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकता है, सेम क्वेश्चन है जो इस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ओवर ग्रोथ यदि बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू में होगी तो वो कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगाली। क्या होगी, एक्रोमेगाली, जिसको जिजाइंटिज्म नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आपका फोरहेड है वो तो बड़ा ही होगा, इनलार्ज नोज भी बड़ी होगी। जिजाइंटिज्म का मतलब ही क्या होता है, सभी चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी होंगी यहाँ पर आपकी बॉडी में। और यहाँ पर एक्रोमेगाली की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण ग्रोथ भी क्या होगी, ओवर होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक्रोमेगाली। कुशिंग सिंड्रोम भी यदि आपको एग्जाम में आ जाए, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम भी बहुत आता है एग्जाम में, ये होता है हाइपर कॉर्टिसोन के कारण, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिए हैं एड्रिनल ग्लैंड में, या फिर आपको बाहर से स्टेरॉइड्स वगैरह दिए गए, तो उसके कारण भी हो सकता है क्या, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग होगा कब, जब जो कॉर्टिसॉइड्स हैं हाई कॉर्टिसोल लेवल होगा तब, हाई कॉर्टिसोल लेवल होगा तब। ग्वाइटर थायराइड के कारण होने वाली समस्या है, टिटेनी कैल्शियम के कमी के कारण, एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज एन ऑक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। यदि इंट्राप्लूरल स्पेस में ब्लड का ऑक्यूमुलेशन होता है तो ये क्या कहलाएगा, चाइलोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स या फिर न्यूमोथोरैक्स। ब्लड यदि इंट्राप्लूरल कैविटी में फिलअप होता है, क्या है, ब्लड यदि इंट्राप्लूरल कैविटी में फिलअप होता है तो यहाँ पर कौन सा टर्म जुड़ेगा, काइलोथोरैक्स तो नहीं होगा। यहाँ पर जनरली काइलोथोरैक्स में क्या होता है कि लिपिड टाइप का लिम्फ, क्या है, लिपिड टाइप का जो लिम्फ है वो ऑक्यूमुलेट होगा काइलोथोरैक्स में। लंग्स में यदि है जो सराउंडिंग द लंग्स के यहाँ पर यदि लिपिड टाइप का जो यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा, काइलोथोरैक्स। लेकिन यदि यहाँ पर ब्लड ऑक्यूमुलेट हो रहा है इंट्राप्लूरल स्पेस में तो क्या कहलाएगा, हीमोथोरैक्स। क्या होगा, हीमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स क्यों नहीं कहा जाएगा, न्यूमोथोरैक्स के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एयर लीक्स होना स्टार्ट हो जाए या फिर कोलैप्स लंग तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, लेकिन एक तरीके का है जो कोलैप्स लंग भी यहाँ पे टर्म यूज़ कर सकते हैं कि जो स्पेस है चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में यहाँ पर एयर लीक होने के कारण एक कंडीशन डेवलप होगी, यहाँ पर एयर भी हम कह सकते हैं। लेकिन इंट्राप्लूरल स्पेस में यदि ब्लड ही ऑक्यूमुलेट हो तो जहाँ पे हीम वर्ड जुड़ रहा हो हमेशा उसको मार्क करना, वो होगा आपका क्या, हीमोथोरैक्स। क्या होगा, हीमोथोरैक्स। नेक्स्ट वन इज साइकोथेरापेटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड।
अब यहाँ पे देखिए साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट क्या कहलाएंगे, म्यूजिक थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी या फिर डांस थेरेपी। साइकोथेराप्यूटिक यूज़ करना है किसके लिए, बॉडी को मूव करवा के। मूव किस में करेंगे आप, वो करेंगे सबसे अच्छा डांस और रिलैक्सेशन में तो शांत बैठेंगे, रिक्रिएशनल में अपने कुछ काम करेंगे बैठ के, म्यूज़िक में गाना सुनेंगे, लेकिन मूवमेंट करना है जब आपको, वो कहलाता है आपकी डांस थेरेपी। यस, डांस करना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। डांस करने से आपकी पूरी बॉडी तो स्ट्रेच होती है, किसी किसी को बहुत खुशी भी मिलती है डांस करने से, किसी किसी को म्यूज़िक थेरेपी से रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर साइकोथेराप्यूटिक यूज़ ऑफ मूवमेंट क्या कहलाएगी, डांस थेरेपी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इज सीन इन। तो इंक्रीज्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है जो किसमें देखने को मिलेगी, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आपने किसी किसी में देखा होगा इंक्रीज्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है, यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, क्या है, यदि ग्लूकोज का लेवल है जो बढ़ता है, तो यहाँ पर किस में देखने को मिलेगी ये चीज़ें, हाइपोपिट्यूटरिज्म वाले में ज़रूर देखने को मिलेगी। यदि आपकी बॉडी ग्लूकोज लेवल को हजम नहीं कर पा रही है तो कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाएगी, हाइपर इंसुलिज्म में देखने को मिलेगी, ऑलरेडी बेचारे का प्रॉब्लम है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले में तो ये चीज़ प्रॉपरली देखने को मिलेगी। लेट्स से कि नाउअडेज 90% केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म फीमेल में निकल आएगा। आप उनको सडनली जाइए और 4-5 लड्डू जाके खिला दीजिए, फिर आप उनको देखिए, उनका जो बिहेवियर होगा वो उसी से आप समझने लगेंगे कि उनका भैया शुगर लेवल क्या होने वाला है, स्पाइक होने वाला है। तो इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस देखने को मिलेगी इन सभी में, जो यहाँ पे हैं इन सभी में ग्लूकोज टॉलरेंस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस अ नर्स नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। तो यहाँ पर कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज होती है नर्सिंग प्रोसेस की, उस दौरान कौन सा स्किल देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, साइकोमोटर स्किल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन फेज कब आती है, लास्ट में। पहले होती है असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन लास्ट में आती है, इवैल्यूएशन। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आफ्टर प्लानिंग के बाद जो भी आपने प्लान किया वो करना है आपको। कॉग्निटिव स्किल जरूरी होगी, इंटरपर्सनल स्किल जरूरी होना है, साइकोमोटर भी जरूरी है, आप तन और मन दोनों से है जो केयर कर पाएँ, जब उधर आपका माइंड और बॉडी दोनों काम करें। दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन फेज में सभी कंपोनेंट्स जरूरी है। सो लेट्स, आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ। एपिग्राफी का मतलब क्या होगा, फिजिक्स की स्टडी करना, जियोग्राफी, साइंस या फिर इंक्रिप्शंस। एपिग्राफी का मतलब क्या होगा, तो एपिग्राफी का मतलब होगा यहाँ पर क्या, इंस्पेक्शन की स्टडी करना। क्या होगा, इंस्पेक्शन की स्टडी करना, जहाँ पे भी ग्राफी वर्ड जुड़ जाए। एपिग्राफी का मतलब होगा कि जो पुराना साइंस वगैरह है, जो शिलालेख वगैरह होते हैं, आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में, आपने पढ़े हैं कि जो रिटन मैटर है, हार्ड ड्यूरेबल मैटर, जैसे पत्थरों पे जो शिलालेख वगैरह लिखे होते हैं, उनकी स्टडी किस में आएगा, एपिग्राफी में। कुछ लोगों को जो पढ़ना आता है उसमें किस में आएगा, एपिग्राफी में। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, increased intraocular pressure and associated vision loss is seen in patient with। यदि किसी पर्सन को ऑक्यूलर कंडीशन, ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन की बात की जा रही है, मतलब एक साथ आंखों में बहुत सारी समस्याएं जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ रहा है, विजन लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही ईजी है। कैटरैक्ट में आईओपी नहीं बढ़ता है, इसमें ओनली धुंधला दिखना स्टार्ट होगा मोतियाबिंद में, लेकिन जो आईओपी बढ़ता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना, आफ्टर दैट विजन लॉस होना, ये सब देखने को मिलता है किसमें, ग्लूकोमा के पेशेंट में। किसमें देखने को मिलेगा,
ग्लूकोमा वाले में। नेक्स्ट वन इज विच इज इन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, तो इनमें वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? माइस, स्क्वेरल्स, टिक्स या फिर टेप बॉम्ब। वेक्टर का मतलब है कि एक तरीके का वाहक, जैसे डेंगू के लिए, डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है। वेक्टर बॉर्न डिसीज का मतलब कि जो वायरस को कैरी करेगा कुछ ना कुछ। तो डेंगू का जो वायरस है एडिस एजिप्टी, इसको कैरी कौन करता है? मॉस्क्यूटो करेगा। कौन करेगा? एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो। सो यहाँ पर भी जो वेक्टर होगा वो यहाँ पे कौन सी होंगी? टिक्स होंगी। क्या होंगी? टिक्स होंगी। नेक्स्ट वन इज A person who works hard to increase his wealth is satisfying his। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन बहुत हार्ड वर्क करता है अपने जो वेल्थ है, उसकी संपत्ति है, उससे सेटिस्फाइड होने के लिए। तो क्या है? पर्सनल मोटिव्स हैं उसके, सोशल, सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल मोटिव्स। तो बायोलॉजिकल मोटिव्स में आपके खाना पीना, सेक्स, ये सब आ जाएगा। तो ये आपके किस में आएगा? आप कमा किसके लिए रहे हैं? समाज को देने के लिए क्या, कि दूसरों के लिए? तो ये आपका खुद का मोटिव है। कौन सा होगा? ये होगा आपका पर्सनल मोटिव। सो ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उससे। नेक्स्ट वन इज जो आपकी सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी हुई जो हेयर की नीड्स थ्योरी है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिन्हाल मीन्स, सिन्हाल का फुल फॉर्म याद कीजिए। आप जब फाइनल ईयर में रहे होंगे, मुझे तो आज तक एक क्लास याद है जब हमने कॉलेज में पढ़ी हुई थी। सिन्हाल का मीनिंग इसलिए बच्चे याद कर लेते हैं जब फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसका फुल फॉर्म आता है जनरली एग्जाम में। तो वो क्या होगा? क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। क्या है? क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एलाइड हेल्थ लिटरेचर। यहाँ पर क्या होगा? फुल फॉर्म के तौर पे जाना जाता है किसके? सिन्हाल के। नेक्स्ट वन इज अगले क्वेश्चन में एम्बोलिज्म की बात की गई है कि कॉमन कॉज क्या है एम्बोलिज्म के लिए? कॉमन रीजन क्या है एम्बोलिज्म के लिए? थ्रोम्बस, एयर बबल्स, बोन फ्रेगमेंट्स या फिर एथ्रोमेटस डेब्रिस। क्या होंगे? का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्बोलिज्म के लिए कॉमन रीजन है वो क्या होगा? तो जो कॉमन रीजन यहाँ पे होगा वो कौन सा माना जाएगा आपका? एम्बोलिज्म का मतलब क्या होगा? एम्बोलाई का फॉर्मेशन होना। क्या होगा? एम्बोलाई का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पर जो एम्बोलिज्म का मतलब आपका निकल के आएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका थ्रोम्बस। क्या होगा? थ्रोम्बस। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि आपको टोटल जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं स्कूल में 3780 बच्चे हैं 41-43 के रेशियो से। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि कितनी गर्ल्स एडमिटेड हैं 1 by 1 के हिसाब से, 86, 90 या फिर आपकी 92 और 82। तो जो गर्ल्स यहाँ पे निकल के आपकी आएंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी 90। कितनी होंगी? 90। नेक्स्ट वन इज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फाइट और फ्लाइट में सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको रहती है ना एक कंडीशन, कभी कभी या तो लड़ो या मरो या भागो, तो उसमें सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। यदि लेट्स से आपके सामने कोई बहुत बड़ा सा कोबरा सांप आ जाए, आए नहीं बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेट्स से कि आ गया, तो आप क्या रहेंगे? मेंटल अलर्ट तो रहेंगे ही, इस कदर से भागेंगे कि आपका बीपी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी जब आप इस तरीके से भागेंगे। तो यहाँ पर जो नहीं होगा, क्या आपका कार्डियक आउटपुट घटेगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ही। क्या होगा? आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और मैं बता दूं कि ये जो पेपर है आपके रेलवे का ऑफिशियल पेपर है 2019 का। इस तरीके से मेरे पास रेलवे के जितने भी पेपर्स होंगे वो आपके 1 हफ्ते के अंदर पूरे पेपर जो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे।
फिर आफ्टर दैट है जो हमारी क्लासेस तो होंगी ही, तो उसमें NCLEX बेस्ड क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट आपकी नहीं घटेगी, ये बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, BP बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ेगी, और यहाँ पर आपका मेंटल अलर्ट होकर आप सीधा भागने वाला काम करेंगे और लड़ेंगे भी। उस टाइम पे भी आप अलर्ट होके ही लड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज। तो ओवरऑल प्लान क्या है, क्या है ओवरऑल प्लान? यहाँ पे कौन सा होगा आपका? हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च डिजाइन या फिर एनालिसिस? क्या होगा ओवरऑल प्लान? तो वो होगी आपकी रिसर्च डिजाइन। क्या होगा? ब्लूप्रिंट होगा किसी भी प्लानिंग को लेके, तो वो कहलाती है आपकी रिसर्च डिजाइन। और जिन्होंने अभी तक मेडिकल नर्सेस हब की बुक ऑर्डर नहीं की है, मैं बता दूं कि अभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। क्या है? बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आपके लिए एज अ राखी ऑफर है मेरी तरफ से। तो आप लोग प्लीज़ ऑर्डर कीजिए बुक को, क्योंकि अभी रिसेंट में जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम बुक्स हैं जो यहाँ पे क्या करवाई गई हैं, मंगवाई गई थी, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हैं। तो जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि आप ऑर्डर करते हैं तो आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, और आप फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी रिसेंट में बुक की प्राइस को बहुत ज़्यादा डिडक्ट किया गया है, तो आप ऑर्डर है जो ज़रूर कीजिए। अगला एक और आपको क्वेश्चन इसी तरीके से, जिसमें आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने बच्चे फेल हो गए। 2050 बॉयज़ एंड 950 गर्ल्स। एक टेस्ट दे रहे हैं, 2050 लड़के हैं और 950 लड़कियां हैं, जिसमें से 42% बॉयज़ हैं और 36% गर्ल्स हैं। अब परसेंटेज निकालना है कि फेल कितने हो गए। सॉरी, 42% लड़के पास हो गए और 36% गर्ल्स पास हो गई। अब यहाँ पे फेल कौन हुआ है? 59%, 53.9, 57.9 या फिर 55.9। तो कितने परसेंट फेल हुए हैं? टोटल फेल हुए हैं 59.9% लोग। कितना? 59.9%। नेक्स्ट वन इज which process comes under a child expected to learn directly from nature through the personal experience? कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है जो बच्चे डायरेक्ट नेचर से सीखते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म आई थिंक आपको अभी रिसेंट में जो ESIC UPSC का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जो बच्चे डायरेक्ट नेचर से सीखते हैं? तो वो कहलाती है नेचुरलिज्म। क्या कहलाएगी? नेचुरलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ पटेल? सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, रेलवे के पेपर में तो बहुत आते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन कहलाते हैं भारत के? तो वे दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड? तो कौन सी प्रोसेस में डेवलप जो मैच्योर ओवम है जो डेवलप होगा, बनेगा? फर्टिलाइजेशन, oogenesis, गैमीटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस? अब यदि कोई दूसरी शिफ्ट की बात करें हम, तो उसमें या तो फर्टिलाइजेशन पूछेंगे, या स्पर्मेटोजेनेसिस पूछेंगे, या गैमीट पूछेंगे कि कितने दिन का होगा। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है मैच्योर ओवम का, वो प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है? oogenesis। क्या होगी? oogenesis। ओवा है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी सेल में कंसीडर किया जाता है, वो स्पर्म किस में होता है? सबसे छोटी सेल में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाउ आर ECG चेंजेस प्रेजेंटेड इन इस्चीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन? तो ECG में जो ECG में इस्चीमिया और मायोकार्डियल किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? एज एन एलिवेटेड PQRS, as a small Q wave with an elevation in the ST segment and a peak on inversion of the T wave,
डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट एज अ लार्जर क्यू वेव एंड टी वेव। अब यहाँ पे 2 का पूछा है कि इस्कीमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इस्कीमिया का केस देखने को भी मिलता है। तो वो होगा यहाँ पर क्या कि क्यू वेव छोटी होगी, एसटी सेगमेंट एलिवेट आपने बहुत पढ़ा है कि एमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, पीक पर टी वेव होगी या इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर वही सेम होगा। एसटी सेगमेंट आपने पढ़ा है कि पीक पर होता है। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटिक एक्शन। तो इनमें से फैगोसाइटिक एक्शन है जो किसमें देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, पॉलीमॉर्फ्स या फिर वैसोफिल्स। तो यहाँ पर कौन सा है जो फैगोसाइटिक एक्शन के लिए है। फैगोसाइटिक एक्शन के लिए जो टर्म यूज होगा वो फैगोसाइटिक एक्शन में कौन सी सेल्स है जो इनगल्फ होंगी, तो वो होती है न्यूट्रोफिल सेल्स। कौन सी, न्यूट्रोफिल सेल्स। नेक्स्ट वन, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। यदि हम डायरेक्ट कार्ब्स डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में जाएगा, स्टोर होगा, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर हेपेरिन में। तो हेपेरिन में, स्टार्च में तो नहीं होगा, बचा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। लेट से आपने ग्लूकोन डी पी लिया आपने या फिर एक चपाती खाई या राइस खाए, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है क्या आपके शरीर में ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर होगा, नहीं, तो होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर। जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी इसको यूज़ कर लेती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा शरीर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ करवा देगा, लेकिन स्टोर तो होगा किसमें, ग्लाइकोजन फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज, आई होप आपको पेपर अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा रेलवे का ये वाला पेपर। द ऑर्गेनल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रेजेंट इनसाइड द। तो जो ऑर्गेनल्स हैं जो यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ में, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर राइबोसोम है। क्या होंगे, ऑर्गेनल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो इनसाइड रहेंगे तो वो कहलाते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होंगे, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम को प्रोटीन से रिलेट किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट इज डन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल पर्पस। ये देखिए यहाँ पर एक ऑटोप्सी होती है, एक बायोप्सी होती है कैंसर सेल्स को चेक करने के लिए। ऑटोप्सी को आप पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। मेडिकल लीगल पर्पस के लिए कि जो डेथ का रीज़न है वो क्या है, किसके लिए, क्लिनिकल, रिसर्च, डायग्नोस्टिक या फिर फॉरेंसिक। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम यदि किसी ने जहर खा के या फिर कम एज में डेथ हो गई या स्नेक बाइट हुआ, कोई भी रीज़न हुआ, तो मेडिकल लीगल पर्पस के लिए जो ऑटोप्सी की जाती है वो कहलाती है फॉरेंसिक ऑटोप्सी। आप न्यूज़पेपर खूब पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे। डायग्नोस्टिक में तो क्या होगा कि डेथ का रीज़न क्या है, क्या डायग्नोस हुआ था, वो हो सकता है, लेकिन मेडिकल लीगल पर्पस के हिसाब से तो वो होगी फॉरेंसिक ऑटोप्सी। नेक्स्ट वन इज, ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज और हर ऑन यूनिवर्स थ्रू हिज और हर परसेप्शन इज रिफर्ड एज। तो सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो यहाँ पर सबकी जब अलग अलग अपनी सोच है, परसेप्शन है, नज़रिया है सब चीज़ों के लिए, तो वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रीजनिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। यदि जब लोग अलग अलग, ईच पर्सन का, इंडिविजुअल का, मुझे लगता है कि ये पेपर बहुत इजी है और इजी आएगा, आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपना एक अलग नज़रिया होना, तो वो सब क्या कहलाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग। क्या होगी, क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट विच फॉलोइंग डिसीज। तो कोबाल्ट का यूज़ कौन सी डिसीज़ के लिए किया जाएगा, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट किस डिसीज़ में यूज़ होंगे ट्रीट करने के लिए, कैंसर, ग्वाइटर, एड्स या फिर एनीमिया। एनीमिया, एड्स और ग्वाइटर में तो इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्वाइटर में आयोडीन का हो सकता है, एनीमिया में आयरन का होगा। अब यहाँ पर कैंसर के लिए कोबाल्ट आइसोटोप किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज, विच सेल्स आर दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो, कौन सी सेल्स अपना है जो योगदान करेंगी या फिर
वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारने में हेल्प करेंगी? टी NK सेल्स, मैक्रोफेजेस या फिर न्यूट्रोफिल्स? तो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो यहाँ पर किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको मारने में कौन सी सेल हेल्प करेंगी? तो वो होती हैं NK सेल्स। क्या है? NK सेल्स। NK सेल्स है जो एक तरीके की वाइट ब्लड सेल्स का ही पार्ट है और इनको नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। इनका मतलब क्या होता है? नेचुरल किलर सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर इज डन थ्रू द, तो जो ग्लासवेयर है मतलब ऐसा सामान जो टूट सकता है, ग्लास के आइटम, उनको स्टरलाइज कैसे किया जाएगा? ड्राई हीट से, फ्यूमिगेशन, मॉइस्ट हीट या फिर डिसइंफेक्शन से? तो ग्लासवेयर है किस वे से स्टरलाइज किए जाएंगे? ड्राई हीट से। किससे? ड्राई हीट से। रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड एज, तो रिवर अपना पानी है जो कहीं भी जाके इकट्ठा करने के बाद कहीं स्पेसिफिक एरिया में क्या करेगी? ड्रेन करेगी, छोड़ेगी। क्या कहलाएगा? कैचमेंट एरिया, वाटर करेंट, वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड? तो जब भी नदियाँ अलग अलग जगह का पानी बहा के लाती हैं, जब वो ड्रेन करेंगी एक जगह लाके, तो वो कहलाता है कैचमेंट एरिया। कौन सा? कैचमेंट एरिया। एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, देखिए, CPU की जो सेलिंग प्राइस है 7015 रुपीज़ है, प्रॉफिट किसी ने 15% कमाया, तो यहाँ पर कितने 25% के प्रॉफिट में कितने में सेल किया होगा? 7825, 7525, 7725 या फिर 7625? कितना? 25% प्रॉफिट के साथ में सेल किया है, तो कितने रुपए का सेल किया होगा? 7015 प्राइस है, तो यहाँ पर होगा 7625 में। किसमें? 7625 में। एक क्वेश्चन और है आपको, ये देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जर्म लाइन जीन थेरेपी इज, तो जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है? नॉट हेरिटेबल, हेरिटेबल, अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी या फिर समटाइम्स हेरिटेबल? जर्म लाइन जीन थेरेपी, इसकी बात की जा रही है जर्म लाइन जीन थेरेपी की, और ये क्या है? हेरिटेबल, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली। क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 79। हम यहाँ पे 100 तक के ही आज ही सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन, ताकि जो कल होगा वो हमारा नेक्स्ट पेपर हम कर सकें। तो यहाँ पर कौन सा है जो COPD का हिस्सा नहीं है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का पार्ट कौन सा नहीं है? एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या फिर अस्थमा? COPD के जो यहाँ पे हिस्सा नहीं होगा वो कौन सा होगा? COPD में देखने को मेनली 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एम्फाइसेमा तो होता है, लंबे टाइम से इसको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर निमोनिया, COPD का पार्ट क्या है? जो निमोनिया है, जो नहीं है। क्या है? निमोनिया नहीं है। नेक्स्ट वन इज अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अमीबिक डिसेंट्री, अभी जो आपने ब्रेन ईटिंग अमीबा का केस सुना होगा, केरल में फैला हुआ था, आई थिंक 1-2 बच्चों की डेथ भी हो गई थी, तो यहाँ पर अमीबिक डिसेंट्री है, किसके द्वारा होगी? ब्लैंटिडियम कोलाई, अमीबा प्रोटिया, सेंट अमीबा हिस्टोलाइटिका या फिर जार्डिया लैम्ब्लिया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट में चीज़ है जो डेवलप हुई थी, ब्रेन ईटिंग अमीबा देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो अमीबिक डिसेंट्री का रीज़न होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या होगा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आपको कि जो वेजाइनल एसिडिटी है किसके द्वारा मेंटेन होगी? सबको पता है कि वेजाइनल जो यहाँ पर जो वेजाइना के यहाँ का pH होता है
वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और उस एसिडिटी को मेंटेन करने का काम एक बैक्टीरिया करता है। वो क्या है? डॉर्डेलियन बेसिलाई। ये बहुत एग्जाम में आता है। मैं क्वेश्चन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कि जो वेजाइनल जो पीएच होता है कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अब इस एसिडिक नेचर के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? डॉर्डेलियन बेसिलाई। नेक्स्ट इज, अब एक ट्रेन से रिलेट करता क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको मैंने डायरेक्ट है जो आंसर बस शो कर दिया है कि आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका द टर्म एरोबिक्स। एरोबिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एरोबिक्स का मतलब यहाँ पर किस स्पोर्ट से? जिम्नास्टिक से, क्रिकेट, चेस या फिर गोल्फ। चेस तो दिमाग चलेगा आपका। एरोबिक्स आपका रिलेट करेगा जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी स्कीम का फुल फॉर्म पूछा है, तो केसीसी का मतलब सबको पता है, किसान क्रेडिट कार्ड। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। लास्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व नहीं होगा? अमाइलेज होता है, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। कौन सा नहीं होगा? नॉट इन्वॉल्व। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में अमाइलेज होता है। अब यहाँ पर लाइपेज नहीं होगा, लिपिड के लिए है। किसके लिए है? लिपिड के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होगा। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीन में से क्वेश्चन आते हैं। अब यदि क्वेश्चन आपको पूछें प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट, यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो होता है अमीनो एसिड। ये मैंने आपको आई थिंक 1 या 2 दिन पहले वाली क्लास में पढ़ाए भी थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको द 5th वाइटल साइन इज। 5वें नंबर का वाइटल साइन क्या है? पेन, मीन आर्टेरियल प्रेशर, एसओटी या फिर एबीजी एनालिसिस। तो 5वें नंबर का नावाडेज वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है किसके लिए? पेन के लिए। किसके लिए? पेन के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट। मेडिटेशन किस तरीके का एग्जाम्पल है पेन मैनेजमेंट के लिए? ओपियोइड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल या फिर एनएसएआईडी। ओपियोइड्स में ड्रग देंगे तो ये आपका फार्मा में चले जाएगा। अब यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल में भी ड्रग्स देंगे, एनएसएआईडी में भी देंगे, लेकिन मेडिटेशन में ड्रग थोड़ी दी जानी है, आपको ध्यान लगाना है। तो ये किस में आएगा आपका? नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में। किस में आएगा? नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में। नेक्स्ट वन इज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है? एन-एसिटाइलसिस्टीन, एट्रोपिन सल्फेट, डाइज़ेपाम या फिर एड्रेनालिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यदि किसी ने जो कीटनाशक वगैरह पी लिए जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट सबसे ज़्यादा होता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दी जाएगी? एट्रोपिन सल्फेट। क्या होगी? एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, जितने भी एंटीडोट वगैरह हैं हमने सब पढ़े हैं, वो सब आपको दिमाग में अपने बिठाना है। पढ़ना बस नहीं है, दिमाग में भी उतारना है। अगले क्वेश्चन में कहा है अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन। टीचर के द्वारा एक प्लान बनाया जा रहा है, वो कौन सा प्लान है? लेसन प्लान, कोर्स प्लान, मास्टर प्लान या फिर यूनिट प्लान। तो एक कोई भी चैप्टर मुझे पढ़ाना है आपके लिए, उसके लिए मुझे पीपीटी बनानी होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? वो होगा लेसन प्लान। क्या होगा? लेसन प्लान। आपने बनाए होंगे, जैसे आप जो नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं ऐसे ही लेसन प्लान भी आपको बनाने को दिए जाते हैं 2nd और 3rd ईयर से। नेक्स्ट वन इज द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट शोज दैट अ डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट। तो यदि एबीजी रिपोर्ट दिखाती है कि जो बाइकार्बोनेट लेवल और पीएच वैल्यू कम है, दैट मीन्स क्या है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होगा? यदि है जो आपका एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट में जो
बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, कम है, तो ये दिखाएगी आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आपको घंटी वगैरह दी हुई है कि कितने टाइम, कितना सेकंड लगेगा दूसरी घंटी को अगेन रिंग होने में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा सदस्यों के लिए, 209, 250, 145 या फिर 158। तो अभी यस सेम है, रिमेन है 250 ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम। तो जो क्रीम है, मलाई है, उससे आप बटर कैसे निकालते हैं, किस प्रोसेस से, अमालगेमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर टाइट्रेशन या फिर फिल्ट्रेशन। अब जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसमें तो अमालगेमेशन पूछ लिया जाएगा, टाइट्रेशन या फिल्ट्रेशन। तो यदि बटर को आप क्रीम से, मलाई से सेपरेट कर रहे हैं तो प्रोसेस कहलाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, व्हेन द BMI बॉडी मास इंडेक्स ऑफ एन एडल्ट इज बिलो 18 kg पर मीटर स्क्वायर द कंडीशन इज टर्म्ड एज। यदि किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम हो, मतलब पर्सन क्या होगा, ओवरवेट तो नहीं है, न प्री ओबीज है, ये होगा आपका अंडरवेट। 18 से कम है तो अंडरवेट की कैटेगरी में जाएगा, किसमें, अंडरवेट में जाएगा। नेक्स्ट वन इज द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। यदि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए और पहले लक्षण हमारा शरीर दिखाए तो क्या कहलाता है, विंडो पीरियड, एक्सपोजर, लेटेंट या फिर इंक्यूबेशन। तो जब हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन एंट्री करे वो पहले साइन सिम्टम्स वो होते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन सिम्टम, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेटरी पीरियड। अभी हाल फिलहाल में मंकी पॉक्स बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको उस रिलेट करते क्वेश्चन पढ़ लेने। अभी तो अफ्रीकी कंट्रीज़ में ही फैल रहा है, लेकिन जिस गति से फैल रहा है जिसके कारण WHO ने हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। तो यहाँ पर आपको मंकी पॉक्स से रिलेट करते क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्स टू नो अबाउट। सोशियोलॉजी से किसी नर्स को क्या पता चलेगा, सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में कि पर्सनल लाइफ के बारे में। तो सोशियोलॉजी से किसी भी नर्स को पता चलेगा सोशल लाइफ के बारे में, किससे, सोशल लाइफ के बारे में। नेक्स्ट है एन एग्जैक्ट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। तो नर्स और पेशेंट के बीच में जो एक एग्जैक्ट लिखित में जो रिपोर्ट होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस रिकॉर्ड, प्रोसेस रिपोर्ट, नॉन वर्बल रिकॉर्ड या फिर नर्स रिकॉर्ड। तो यदि नर्स और मरीज के बीच में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं एग्जैक्ट, तो वो होगा आपका प्रोसेस रिकॉर्ड। क्या होगा, प्रोसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। तो लेप्रोसी का दूसरा नाम सबको पता है क्या, हैंसेंस डिसीज, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा होगी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फीडोफीलिया इज अ फॉर्म ऑफ, फीडोफीलिया किसका फॉर्म है, साइकेट्रिक में हमने पढ़ी है, सेक्सुअल डिसीज। एक होती है फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल होंगी, एक होती है मेंटल, जिसको इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो क्या है, फिजिकल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ या फिर मेंटल एब्यूज़। फिडोफीलिया का मतलब होता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। क्या होगा, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च के क्या स्कोप हैं, ऑप्शन में यहाँ पर टू डेवलप असेसमेंट, टू डेवलप द आंसर, टू डेवलप द कॉन्सेप्ट या फिर टू डेवलप द नॉलेज। अब जो भी लोग ये क्लास को देखे हैं, मैं आपको बता दूं कि पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपका रेलवे का 2019 का। इस तरीके के जितने भी पेपर हैं आपको चैनल पर विद इन 1 वीक के अंदर पूरे पेपर अपडेट कर दिए जाएंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए कि पेपर रेलवे में कैसा आता है। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप यहाँ पर उससे बेझिझक होकर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।